जय हिंद साथियों, आप लोग को एक बात कहना था कि आप लोग क्लास में आते हो और स्किप करके चले जाते हो। इस तरह से नहीं होता बाबू। क्लास करना है तो फिर वीडियो में क्लिक करो, अन्यथा छोड़ दो। अगर तुमने क्लिक कर चुका है तो उस वीडियो को कम से कम आधा या तो पूरा देखने का प्रयास करो। ऐसे आधा अधेड़ी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। एक बार विश्वास करके देखो बाबू, डेली कर क्लास करने से तुम्हारा कुछ नहीं जाता, 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, उतना में तो तुम रील्स देख लेते हो। बात समझ में आ रहा होगा तो पूरा वीडियो को देखना, ठीक है। तो चलो आते हैं डायरेक्ट सवाल के ऊपर। सवाल है, मेडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया था? बताओ फटाक से, क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा बोलो? साधारण मटर होगा। क्या होगा? साधारण मटर, है ना। मेडल ने, जो मेंडल साहब थे, वो क्या किए थे? साधारण मटर के ऊपर उन्होंने चुना था उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिक का पिता, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसे कहा जाता है? बताना फटाक से, बताना क्या हो जाएगा? आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाएगा बाबू? सही जवाब सी, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे, है ना। मेंडल ने मटर के पौधों को प्रयोग कर आनुवंशिकता के बुनियादी नियमों को प्रतिपादित किया, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो तुमसे अभी पीछे का सवाल ने पूछा था कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो कौन हो जाएंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? बताओ फटाक से। हाउ मेनी क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, है ना। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होंगे? कितने जोड़े हो जाएंगे? तो मनुष्य की बात करें तो 23 जोड़े, यानी कि 46 पीस होते हैं, यानी 23 जोड़े हो जाएंगे, है ना। मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में कुल 86 गुणसूत्र होते हैं, जो कि 23 जोड़ में व्यवस्थित रहते हैं। इन्हें 22 जोड़ को ऑटोसोम बोलते हैं। इनमें जो 22 जोड़ा है उसको क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। और बाकी 2 होता है जो एक्स और वाई होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों में कौन सी लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? स्त्री के अंदर कौन सा पाया जाएगा? बताओ फटाक से। स्त्रियों में क्या पाया जाता है? एक्स और एक्स पाया जाता है। वहीं बात करें अगर हम पुरुष का, किसका बात करें? पुरुष का अगर हम बात करें तो पुरुष में एक्स और वाई होता है, एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक है। स्त्री में दोनों गुणसूत्र जो है कि एक्स होते हैं, जबकि पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए आगे। कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक का लेखक कौन है? बताओ फटाक से बताओ, क्या हो जाएगा? डार्विन ने। किसने? डार्विन। सही जवाब क्या हो जाएगा? डार्विन ने लिखा था, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने कब? 1859 में इस पुस्तक को प्राकृतिक वर्णन द्वारा विकास का सिद्धांत दिया था, है ना। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। इसने चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे। जीवों में वंशागत लक्षणों को नियंत्रण करने वाली इकाई को क्या कहेंगे? बताओ फटाक से। जीवों में वंशागत लक्षणों को नियंत्रण करने वाली इकाई को क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? क्या कहेंगे बाबू? जीन या जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन कहते हैं, है ना। जीन आनुवंशिक बुनियादी इकाई है जो माता पिता से संतानों के लक्षणों को स्थानांतरित करती है। सही है, ओके। आगे बताना। नेक्स्ट, पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? अभी अभी बताया, कौन सा? एक्स और वाई। एक्स और वाई होता है ना। एक्स और वाई। पुरुष में 23 जोड़ा असमान होता है, जिनमें से गुणसूत्र एक्स और वाई पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग हैं? कीट का पंख और चमगादड़ का पंख किस प्रकार, मतलब एक दूसरे से किस प्रकार की समानता रखते हैं? तो क्या है भाई? यह जो है समवृत्तीय अंग है। इन लोग का जो आकार है सेम टाइप के, यानी समवृत्तीय अंग हो जाएगा। समवृत्तीय अंग वे होते हैं जो कार्य में समान होते हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति और संरचना क्या होती है? भिन्न होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ और पक्षी के पंख में किस प्रकार की अंग का उदाहरण है? चमगादड़ और पक्षी के पंख, पक्षी के पंख में किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? बताओ फटाक से, क्या हो जाएगा? समजात अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समजात अंग हो जाएगा। समजात अंगों की मूल संरचना और उत्पत्ति समान होती है, भले ही वे अलग अलग कार्य करते हों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में पाए जाने वाली
मानव शरीर में पाए जाने वाले किसी एक अवशेष अंग कौन सा है, उसका नाम बताना है। कौन है बाबू? हाँ सही बोला, अपेंडिक्स हो जाएगा। क्या है? अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स हो जाएगा, है ना। अपेंडिक्स मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग है जिसका वर्तमान में पाचन में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे। जीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? बताओ फटाक से। जीन शब्द का जो प्रतिपादन वो कौन किया था, सबसे पहले किसने किया था? तो जो सबसे पहले किया था वो था जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने दिया? जोहानसन ने किया था, है ना। 1909 की बात है। डेनिश के वनस्पति शास्त्री थे विहेल जोहानसन, जो पूरा नाम होगा। उन्होंने वांशिकता की इकाई के लिए जीन शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? मतलब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट्स डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। थोड़ा अच्छा से देख लेना, ठीक है। ओके चलो आगे है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सो राइबो एसिड होता है, जो कि अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ होता है। आगे बढ़ेंगे। उपार्जित लक्षणों का वंशागति, है ना, वंशागति सिद्धांत किसने दिया था? बताना फटाक से। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, लेमार्क ने, मेंडल ने या वीजमान ने? किसने दिया था? बताना फट से। कौन हो जाएंगे बाबू? किसने दिया था? सही जवाब लेमार्क लगता है। लेमार्क नहीं दिया था, है ना। लेमार्क ने दिया था। लेमार्कवाद इसे कहा जाता है कि जीव अपने जीवन काल में जो लक्षण अर्जित करते हैं वे अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ठीक है। जैसे जिराफ की गर्दन। आगे, प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, है ना? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अभी मैंने बोला नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? जो कौन था? सही जवाब चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन का पुस्तक था। डार्विन के अनुसार प्रकृति केवल उन्हीं जीवों का चयन करती है जो जीवित रहने के लिए सबसे अधिक क्या हो, अनुकूलित है। सही है, ओके। जैसे मान के चलो रेगिस्तान में अगर तुम जाओगे वहाँ कांटेदार पौधे ज़्यादा मिलते हैं, है ना, क्योंकि उस जगह पे वो जीवित रहने के लिए अनुकूलित है। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी जीव जैव विकास की दृष्टिकोण से कौन है? मनुष्य का सबसे करीबी जैव विकास की दृष्टि से कौन हो जाएगा? बताओ फटाक से, कौन हो जाएगा? चिंपांजी। सही जवाब चिंपांजी हो जाएगा, चिंपांजी, है ना। डीएनए मैपिंग और शरीर संरचना से पता चलता है कि मनुष्य का चिंपांजी के साथ आनुवंशिक संबंध सबसे गहरा है। आगे, पक्षियों और सरीसृपों के बीच की संयोजकता कड़ी किसे माना जाता है? संयोजकता की कड़ी किसे माना जाता है? बताना। पक्षी और सरीसृप में दोनों में क्या है? क्या संयोजकता हो जाएगी? आर्टियोपेडिक्स। सही जवाब। आर्कियोपेटिक्स एक जीवाश्म है जिसे पक्षियों के तरह पंख और सरीसृप की तरह दांत और लंबी पूंछ पाई जाती थी। आगे बढ़ेंगे। डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल, है ना, डबल हेलिक्स मॉडल को खोज किसने किया था? डीएनए में जो डबल हेलिक्स मोड खोज किसने किया था? बताओ फटाक से, किसने किया था? कौन थे? तो वाटसन और क्रिक, वाटसन एवं क्रिक ने किया था, है ना। समय है 1953, जब जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की त्रिआयामी द्विकुंडलित संरचना का पता लगाया था। कब लगाया था बाबू? 1953 में। कब हो जाएगा? 1953 में। किसने? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, यानी वाटसन एवं क्रिक डायरेक्ट बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना, है ना, जेनेटिक्स कॉन्स्टलेशन क्या कहलाती है? बताना फटाक से, क्या कहलाती है? जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? क्या हो जाएगा आंसर? जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है, जीनोटाइप कहलाएगी। आगे बढ़ेंगे। किसी जीव के आनुवंशिक मेकअप या जीनों की संगठन को जीनोटाइप कहेंगे। क्या कहेंगे? जीनोटाइप, जबकि बाहरी रूप से फेनोटाइप कहा जाता है ना।
किसी जीव के आनुवंशिक मेकअप या जीनों के संगठन को जीनोटाइप कहेंगे, जबकि बाहरी रूप को क्या कहेंगे, फेनोटाइप कहेंगे, फेनोटाइप। आगे बढ़ेंगे, जीव के दृश्य रूप या बाहरी लक्षणों का क्या कहा जाता है? जीवों के दृश्य रूप या बाहरी लक्षणों को क्या कहा जाता है? बाहरी लक्षणों को क्या कहेंगे बाबू? फेनोटाइप कहते हैं, और अंदरूनी लक्षणों को जीनोटाइप कहते हैं, है ना, फेनोटाइप कहते हैं। जो लक्षण बाहर दिखाई पड़ता है उसको जीनोटाइप। जैसे लंबा पौधा, लाल फूल, ये सब क्या है? बाहरी दिखाई देने वाली चीज़, इसको हम वो फेनोटाइप लक्षण प्रारूप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे की सवाल है, समान फूल, है ना, समान मूल उत्पत्ति वाले अंगों को क्या कहा जाता है? समान मूल उत्पत्ति वाले अंगों को क्या कहा जाता है? समजात अंग, समवृद्धि अंग, अवशेषी अंग या कृत्रिम अंग? क्या हो जाएगा? समजात अंग वाले क्या हो जाएगा बाबू? फटाक से बोलना। सही जवाब क्या हो जाएगा? समजात अंग हो जाएगा, समजात अंग। ठीक है, ऐसे अंग जो उत्पत्ति और आंतरिक संरचना में समान होते हैं परंतु अलग कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? समजात अंग कहेंगे, समजात अंग। आगे बढ़ेंगे, समजात अंगों का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है ना? समजात अंगों का उदाहरण कौन है, बता देना। तो देखो, हमारा हाथ और कुत्ते का गर्भपात सही है, हमारा दांत और हाथी का दांत ये भी सही है, आलू और घास का ऊपरी भूसी वो भी सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे, उपरोक्त में से सभी। हटाओ। विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है? विकास के दृष्टि से पूछ रहा है, किससे है? तो यहाँ तो नॉर्मल सी बात है, जब विद्यार्थी की बात कर दिया तो भाई मनुष्य हो गया। ठीक है, छोड़ो, इसमें कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करना हो इस सवाल पे। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में कौन सा गैस, सवाल है कि कौन सी गैस स्वतंत्र रूप से नहीं था? नहीं था, बता देना कौन सा नहीं था। तो क्या हो जाएगा बाबू? ऑक्सीजन नहीं था। सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन जो है नहीं था। ठीक है, आदिम पृथ्वी का वायुमंडल, है ना, अपचायक था। क्या था? रिड्यूसिंग था, है ना, जिसमें मुक्त या स्वतंत्र ऑक्सीजन गैस उपलब्ध नहीं था। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है? आनुवांशिक पदार्थ, है ना, तो डीएनए को हम क्या कहेंगे? आनुवांशिक पदार्थ कहेंगे, है ना। डीएनए का जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है, क्योंकि यह रासायनिक अनुपीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के सूचनाओं को संयोजित करता है। सही है, आगे बढ़ेंगे। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम किसका बना होता है? बताना फट से। ना, क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र किसका बना होगा? बताना फट से। क्या हो जाएगा? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र मुख्य रूप से डीएनए और हिस्टोन नामक क्षारीय प्रोटीन के संघनित रूप से बने होते हैं। तो पूछेगा प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन? तो हिस्टोन, हिस्टोन हो जाएगा, हिस्टोन। आगे, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, है ना, बताओ कौन दिया था बाबू? रासायनिक विकास का सिद्धांत पूछ रहा कि किसने दिया था? क्या हो जाएगा बाबू? हाँ, ओपेरिन हॉलडेन ने। किसने? ओपेरिन हॉलडेन ने दिया था, ओपेरिन और हॉलडेन ने दिया था। फट से बोलना। ओपेरिन जो है रूस के थे और हॉलडेन जो है इंग्लैंड के थे। इन्होंने बताया कि जीवन की जो उत्पत्ति है वो अकार्बनिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से सरल कार्बनिक यौगिक में बनने से हुई है। ठीक है, आगे चलो। आगे, मेंडल के एक संकर संकरण, है ना, मेंडल के एक संकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या है? क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। कितने के अनुपात में होगा? कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा, 3:1 में था, है ना। F2 पीढ़ी में बाहर से देखने पर जो पौधा है, 3 पौधा लंबा और 1 पौधा बौना दिखाई पड़ा, इसलिए इसको फेनोटाइप के अनुपात में अगर बात करें तो 3:1 में हो जाएगा। फेनोटाइप क्या होता है? तो बाहरी से जो हमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसे हम फेनोटाइप कहते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। मेंडल के
एक संकरण संकरक नाम है। जीनोटाइप का अनुपात क्या था? जीनोटाइप का अनुपात बताना कि क्या था। हाँ, जीनोटाइप का जो अनुपात था 1:2:1 था। 1:2:1 था, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। अनुवांशिक बनावट के स्तर पर एक शुद्ध लंबा जो बड़ा टी और दो संकरण लंबे यानी बड़ा टी और छोटा टी और एक शुद्ध यानी बौना यानी डबल टी पौधे मिलता है। अतः हम इसका अनुपात की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1:2:1 हो जाएगा। आगे चलेंगे। मेंडल के द्विसंकर संकरण को फेनोटाइप का अनुपात क्या था? बताओ फटाक से। द्विसंकरण में फेनोटाइप का अनुपात क्या था? 9:3:3:1। 9:3:3:1 था। सही है। मेंडल के द्विसंकर संकरण फेनोटाइप का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 9:3:3:1। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। दो लक्षणों यानी कि जैसे कि बीज का रंग और आकार है ना को एक साथ लेकर संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 का अनुपात में प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जीन कहाँ स्थित होता है? जीन कहाँ स्थित हो? वेयर इज जीन, है ना। जीन कहाँ स्थित होगा? तो जीन क्रोमोसोम पर स्थित होता है। क्रोमोसोम पे गुणसूत्र में स्थित होता है। ठीक है ना। जीन गुणसूत्रों पर एक रेखीय क्रम में स्थित होते हैं। जो गुणसूत्र के जिस स्थान पर जीन होता है उसे हम लोकस कहते हैं। क्रोमोसोम में जिस स्थान पर जीन होता है उसको हम क्या कहेंगे? लोकस कहते हैं। जीवों में अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? जीवों में अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तनों को क्या कहेंगे? बताओ फटाक से। क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहेंगे। आगे चलेंगे। ह्यूगो है ना, ह्यूगो डी ब्रीच यानी थे। उनके अनुसार कहा गया कि डीएनए अनुक्रमण में होने वाले अचानक और बड़े अस्थायी परिवर्तनों की उत्पत्ति उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? म्यूटेशन थ्योरी कौन दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत बताना कौन दिया? म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था? ह्यूगो एवं डी ब्रिज ने दिया था। ह्यूगो एवं डी ब्रिज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। म्यूटेशन थ्योरी दिया था, है ना। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम बताना क्या है? आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस था। बहुत ही सरल सवाल है। आधुनिक बुद्धिमान मानव को जैव या वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस अर्थात बुद्धिमान मानव है। आधुनिक मानव का उद्भव मूल रूप से किस महाद्वीप से हुआ था? आधुनिक मानव का उद्भव मूल रूप से किस महाद्वीप से हुआ था? किससे हुआ था? अफ्रीका से हुआ था। सबको पता है ये चीज़, बहुत ही आसान हो जाएगा। जीवाश्म और आनुवंशिक साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि होमोसैपियंस का उद्भव लगभग 2 से 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। आगे चलेंगे। प्रयोग और अनुप्रयोग का सिद्धांत कौन दिया है? प्रयोग और अनुप्रयोग, यूज एंड डिसयूज का सिद्धांत कौन दिया है? बताओ फटाक से। कौन हो जाएंगे? हाँ, लैमार्क ने दिया है। किसने दिया है? लैमार्क ने दिया था। लैमार्क के आगे बढ़ो। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है? बताना। जीवाश्म का जो आयु का जो निर्धारण है किस विधि द्वारा किया जाता है? किस विधि द्वारा किया जाता है? क्या हो जाएगा? हाँ, कार्बन डेटिंग विधि C14। कार्बन कौन सी? 14 विधि द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रभावी था? कौन सा लक्षण था जो प्रभावी था? कौन हो जाएगा? लंबा तना। लंबा तना जो था प्रभावित था। लंबा तना प्रभावित था। आगे बढ़ेंगे। मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अप्रभावित था? प्रभावित नहीं हुआ था। कौन सा नहीं हुआ था? तो झुर्रीदार बीज जो था वो प्रभावित नहीं हुआ था। आगे बढ़ेंगे। लिंग का निर्धारण करने वाला गुणसूत्र को क्या कहते हैं? लिंग का जो निर्धारण करता है उस गुणसूत्र को क्या कहते
हैं, क्या कहेंगे वो, एलोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एलोसोम कहते हैं, एलोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है कि काय वर्ग परीक्षण या सांख्यिकी का उपयोग आनुवंशिक में किसने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा किया गया था। मेंडल से पहले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैज्ञानिक परिणामों को विश्लेषण के लिए गणित और सांख्यिकी का उपयोग किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे का सवाल है कि जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन थे। जीवाश्म विज्ञान का जनक कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, जॉर्ज कुवियर हो जाएंगे, जॉर्ज कुवियर, है ना, जॉर्ज कुवियर हो जाएंगे किसका, जीवाश्म विज्ञान का जनक। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है जॉर्ज कुवियर के आधुनिक जीवाश्म विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। नेक्स्ट सवाल है, एक प्रजाति से दूसरी नई प्रजाति बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक प्रजाति से दूसरा नया प्रजाति बनेगा, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रजातिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजातिकरण कहेंगे। आगे नेक्स्ट सवाल है, आनुवंशिक अपवाह का मुख्य कारण क्या होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है उसका मेन रीजन क्या है। आनुवंशिक अपवाह का मूल कारण क्या होता है, छोटी समाविष्ट में अचानक सी दुर्घटना। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है सवाल कि डीएनए अणु के भीतर नाइट्रोजन बेस यानी क्षार आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कौन सी बंध है जो उसको जोड़ के रखेगा, है ना, हाइड्रोजन बंध। कौन से बंध, हाइड्रोजन बंध जोड़ के रखता है। आगे चलो। आगे सवाल है कि जीन प्रवर्धन या डीएनए की प्रकृति कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है, क्या हो जाएगा, एस अवस्था में होती है। किसमें होती है, एस अवस्था में होती है। चलिए नेक्स्ट है कि पुनेट वर्ग का विकास किसने किया था। पुनेट वर्ग का विकास किसने किया था, रेजिनॉल्ड पुनेट द्वारा किया गया था। रेजिनॉल्ड पुनेट द्वारा किया गया था। आगे है जैव विकास का मुख्य आधार कच्चा माल किसने माना जाता है। जैव विकास का मुख्य आधार या कच्चा माल किसे माना जाता है, कौन हो जाएगा, बताना फट से। विभिन्नता को माना जाता है, वेरिएशन को माना जाता है। चलिए आगे की सवाल है कि उपार्जित लक्षण वंशागत क्यों नहीं होता है। उपार्जित जो लक्षण है वंशागत क्यों नहीं होता है, उसका मेन रीजन है क्योंकि ये हड्डियों में होता है। कहाँ पे होता है, हड्डियों में होता है, इसलिए नहीं होता है। सॉरी गलत हो गया, क्योंकि यह जनन कोशिका के डीएनए में परिवर्तन, सही बात, परिवर्तन नहीं करते हैं इसलिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पर्यावरण द्वारा सीधे तौर पर पैदा की गई विभिन्नता आनुवंशिक होती है। क्या पर्यावरण द्वारा सीधे तौर पर पैदा की गई विभिन्नता आनुवंशिक होती है, हाँ या ना। क्या हो जाएगा जवाब, नहीं होती है ना, नहीं होती है। पर्यावरण का प्रभाव धूप को, त्वचा लक्षणों को कई होते हैं, जीनों बदलाव नहीं करते हैं। तो आज के सवाल यहीं पे समाप्त होता है, द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई लेक्चर के साथ, तब